Yes, class 11th. Welcome to my channel once again, Simply Commerce. Now we are doing chapter 1, Nature and Purpose of Business, और उसके हम लोग करेंगे MCQs. As we know कि 20 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो MCQs ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमें करना पड़ता है ताकि कम से कम वो 20 मार्क्स हम लोग सिक्योर कर सकें. तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच इज़ नॉट एन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है. तो इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी होगी. हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि आप लोग क्या करना, आपने फर्स्ट चैप्टर में रिवाइज कर रखा है तो आप लोग काउंट भी करना कि आपने कितने मार्क्स गेन, ठीक है, और मुझे फिर कमेंट करके बताना भी आपने कितने मार्क्स गेन किए. राइट, चलिए फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच इज़ नॉट एन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. तो नाउ आपने आंसर दे दिया होगा, तो अब मैं इसका आंसर बताती हूँ. दैट इज माइनिंग. Mining is that activity which is not an auxiliary to trade. Why? Because अब दोबारा से हम इसको एक बार देखें, हम रिवीजन भी कर देते हैं साथ साथ. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इन जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. और कॉमर्स को फिर से हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, दैट इज़ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं ट्रेड को. तो माइनिंग तो इसमें नहीं आएगा. बैंकिंग भी है, वेयर हाउसिंग भी होता है, इंश्योरेंस भी होता है, एडवर्टाइजिंग भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है. ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारी क्या होती हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एक्टिविटीज़ होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रीज लाइक शुगर मिल और ऑयल रिफाइनरी आर पुट अंडर विच कैटेगरी. तो अब ध्यान रखना बेटा, शुगर मिल क्या कर रही है, शुगर बना रही है. कैसे, शुगर केन लेती है और फिर शुगर को उसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है. ऑयल रिफाइनरी में क्या हो रहा है, ऑयल जो निकलता है नेचुरल रिसोर्सेज से उसको रिफाइन किया जाता है. तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि कौन सी कैटेगरी में आने वाला है. चलिए आप फटाफट इसका आंसर टिक कीजिए. यस, चलिए अब मैं बताती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा. दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी. चलो रिवाइज करते हैं फिर से. इंडस्ट्रीज, पहले हमने क्या किया, बिजनेस एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. और इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. तो ये सेकेंडरी का ही एक पार्ट है जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है. राइट, then come to third question says in which economic activity capital is not required. Now आप आंसर कीजिए, इसका टिक मार्क कीजिए. चलो अब मेरी बात, तो कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कैपिटल की जरूरत नहीं होती. बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड. तो इसमें सबसे पहले ट्रेड तो कोई एक्टिविटी होती नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो 3 टाइप्स की होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. अब जिसमें पैसे की ज़रूरत नहीं है तो बिजनेस में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, प्रोफेशन में भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वो होता है जहाँ वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर आप किसी के अंडर वर्क करते हैं, वहाँ पर आपको अपने पैसे लगाने की ज़रूरत है ही नहीं. तो इसका मतलब ये एम्प्लॉयमेंट इज द आंसर. नेक्स्ट इज इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस. देखो हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं. कीवर्ड्स मतलब जिन वर्ड्स, जहाँ पर ये वर्ड्स यूज हो जाते हैं हमें पता चल जाता है किसके बारे में बात कर रहे हैं. तो पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस. राइट, पर्सनलाइज्ड सर्विस जहाँ पर पर्सनल एक्सपर्ट सर्विस की जरूरत होती है, तो वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अगेन प्रोफेशन, बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट एंड देन ट्रेड. तो ट्रेड तो आई नो कि ट्रेड तो हो ही नहीं सकता है. क्यों, क्योंकि ट्रेड तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं है. तो चलिए आप बताइए, प्रोफेशन है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट. तो आंसर इज प्रोफेशन. वो क्या है, प्रोफेशन, क्योंकि प्रोफेशन में एक एक्सपर्ट सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, एक एक्सपर्टाइज सर्विस की जरूरत पड़ती है. राइट, नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल. So first, what do we mean by transfer of interest? Transfer of interest means जहाँ पर आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, प्रोफेशन हो या एम्प्लॉयमेंट, आप किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो ऐसा कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको आप अपनी इंटरेस्ट को आप दूसरे को फटाफट दे सकते हैं. क्या वो ट्रेड है, तो ट्रेड तो नहीं होगा, वी नो दैट. बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री भी नहीं हो सकती.
है ना। तो बताइए कौन सी। यस, आई थिंक आपने लगा लिया होगा टिक मार्क। तो अब आंसर इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में हम देखो, बिजनेस में हम अपनी बिजनेस किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मतलब अगर मुझे अपनी किसी रिलेटिव किसी फ्रेंड को देना है तो मैं इजीली उसको ट्रांसफ़र कर दूंगी, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल। प्रोफेशन में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं होता है, ना ही एम्प्लॉयमेंट में होता है। मतलब मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मेरी जॉब मैं किसी और को शिफ्ट कर देती हूँ, नो। अगर वो मेरी जॉब है तो मुझे ही करनी पड़ेगी, मैं किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकती। Answer is employment. The industries which provide support services to the industries. यहाँ पर हमने की वर्ड पकड़ लिया, that is support service. जो कि सपोर्ट सर्विसेज, जो कि सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्रीज को, तो वो कौन सी इंडस्ट्री होती है। आई थिंक आपने, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो नाउ आई गेट द आंसर, दैट इज टर्शरी इंडस्ट्री. Tertiary industry is that industry which support the अदर इंडस्ट्रीज. तो हमने पढ़े था प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री प्रोड्यूस समथिंग, वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, वो आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं. लेकिन टर्शरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि आपको कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करा रही है, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही, बट वो क्या कर रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प कर रही है ताकि वो स्मूथ वे से चल सके. तो टर्शरी इंडस्ट्री में क्या आता है, लाइक बैंकिंग पार्ट, क्योंकि बैंकिंग पैसा तो प्राइमरी को भी चाहिए, सेकेंडरी को भी चाहिए. तो टर्शरी इंडस्ट्री उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराती है ताकि वो इजीली आगे बढ़ सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फ्लोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस. बिजनेस के में करेक्टरिस्टिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. या बिजनेस के करेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्शन, एक्सचेंज और सेल, वेजेस और सैलरीज, रिस्क एलिमेंट. तो वी नो दैट वेजेस और सैलरीज तो कभी बिजनेस में नहीं मिलते हैं. बिजनेस में क्या मिलता है, आपको प्रॉफिट मिलता है. वेजेस और सैलरी जो वर्ड है वो हम कहाँ पर उसको यूज़ करते हैं. वेजेस और सैलरीज को हम यूज़ करते हैं एम्प्लॉयमेंट में. तो ये बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता. बाकी प्रोडक्शन भी होता है, एक्सचेंज और सेल भी होता है, और रिस्क तो हमेशा होता ही है बिजनेस में. Come to question number 8. An industry which is concerned with the extraction of natural resources. देखो यहाँ से हमने पढ़ा एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की बात आ गई, पता चल गया यहाँ पर हमें प्राइमरी इंडस्ट्री की बात हो गया, क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्री में नेचुरल रिसोर्सेज से ही काम होता है, नेचुरल रिसोर्सेज से ही चीज़ों को निकाला जाता है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो. तो वहाँ से निकाल के फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री में उसको यूज़ किया जाता है और प्रोडक्ट बनाए जाते हैं यूज़ करने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट. तो नेचुरली यहाँ से मुझे पता चल गया दैट इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री में ही नेचुरल रिसोर्सेज से क्या होती है, डीलिंग होती है. 1 minute, I have to erase it. Then there is an answer is that is primary industry. Yes. Okay, अब आप समझ गए हैं प्राइमरी इंडस्ट्री. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 says an industry which is concerned with breeding, reproduction, breeding फॉर्म आएगा यहाँ पे, ठीक है. ब्रीडिंग जो कि ब्रीडिंग से कंसर्न है, रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीशीज. तो वो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो इससे कंसर्न है. तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, देखिए. यस, तो अब आपने आंसर टिक कर लिया होगा. तो इसका आंसर रहेगा जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, रिप्रोडक्शन पे, ब्रीडिंग पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन स्पीशीज़ को बढ़ाया जा सके. जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होता है, नर्सरी हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया. यहाँ पर रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स या फिर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स पे ध्यान दिया जाता है. तो ऐसी इंडस्ट्री को जेनेटिक इंडस्ट्री कहा जाता है. Then next is name the two broad categories of business activities. Very simple. देखो बेटा, हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, इकोनॉमिक है. सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू टाइप्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम नहीं पढ़ने वाले हैं. कम टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज बिजनेस, सॉरी 3 टाइप्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. कम
कम टू बिजनेस, क्योंकि प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम तो बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं। तो कम टू बिजनेस, बिजनेस एक्टिविटीज कितने टाइप की होती है? चलिए याद कीजिए फटाफट, कितने टाइप की होती है? याद आ गया? चलिए वेरी गुड, अगर याद आ गया तो वेरी गुड। तो बिजनेस इंडस्ट्री हो, बिजनेस जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो टू टाइप की होती हैं, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स होते हैं, और फिर कॉमर्स क्या करता है? जो गुड्स प्रोड्यूस हो गई उसको वो कस्टमर या मार्केट तक ले जाने की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो कॉमर्स में आती हैं। तो ठीक है, तो दो तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। कॉमर्स इज द कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन नंबर 11, कॉमर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। ओहो, अब इसके बाद अगला उसने क्लासिफिकेशन पूछ लिया कि इंडस्ट्री और कॉमर्स में, तो आपने डिवाइड कर दिया था बिजनेस को, आपने क्या किया? बिजनेस एक्टिविटी को इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में कर दिया। तो बताइए फिर कॉमर्स कितने टाइप के होते हैं? तो कॉमर्स के कौन कौन से हैं? तो हमें याद आ गया, आई नो कि आपको आता है क्योंकि हमने चैप्टर अच्छे से रिवाइज किया है। तो इसका आंसर रहेगा दैट इज ट्रेड एंड ऑप्शंस टू ट्रेड, राइट? तो ट्रेड एंड ऑप्शंस टू ट्रेड। These are the commercial activities, right? Next, this question number 12. This trade refers to purchase of goods from one country for the purpose of selling them to another. यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं, मतलब इम्पोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वन कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग दैम टू अनदर कंट्री, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ट्रेड को क्या कहते हैं? नो दैट इज इंपोर्ट ट्रेड। इसको हम री एक्सपोर्ट ट्रेड के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर चीज़ें मंगवाई जाती हैं, जो कंट्री चीज़ें मंगवाता है, इंपोर्ट करती है, लेकिन वो खुद यूज़ नहीं करते, उसको कोई ऑल्ट्रेशन करके या फिर सेम ऐसे के ऐसे वो वहीं से एक्सपोर्ट कर दी जाती है किसी और कंट्री को। तो ऐसे ट्रेड को इंपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। इनकम टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट फॉर इंटरनल ट्रेड? क्वेश्चन नंबर 13। यस, इंटरनल ट्रेड में कौन से दो कॉम्बिनेशन है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि इंटरनल ट्रेड कितने टाइप का होता है? चलिए फटाफट मार्क कीजिए। यस, वेरी करेक्ट, आई एम गिविंग द आंसर, दैट इज होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, है ना? इंटरनल ट्रेड में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो आएगा नहीं, होलसेल ट्रेड में एंटरपोर्ट भी नहीं आएगा, रिटेल एंड इम्पोर्ट ट्रेड नहीं आएगा, इंटरनेशनल हो गई क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंटरपोर्ट, तो होलसेल एंड रिटेल ट्रेड्स आर देयर। Then question number 15. Name the services which provide knowledge about new products to the customer. ऐसी सर्विस को बताइए। तो ऐसी सर्विस जो कि ये बताती है कस्टमर को दैट न्यू प्रोडक्ट इज इन द मार्केट, यू कैन परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट। अब वो जो मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है और आप उससे वो प्रोडक्ट आप मार्केट में जाके खरीद सकते हैं। तो ऐसी कौन सी सर्विस है जो कि हमें नॉलेज देती है? यस, वेरी राइट, दैट इज एडवर्टाइजिंग. Advertising is that service. Then come to next question, question number 15. Yes, earthquake comes under which type of risk? बेटा ये चीज़ हम देख चुके हैं, रिस्क का जो आपका जो टॉपिक है वो डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव में भी आपको एक क्वेश्चन जरूर आता है, टाइप ऑफ रिस्क या व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रिस्क, ये क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए इसको हमने यहाँ पे भी लिया है MCQs में। Earthquake comes under which type of risk? We all know that is a natural cause risk, मतलब which is beyond the power of control of, which is beyond the control of the human being, जो हमारे हाथ में ही नहीं है ये जो नेचुरल रिस्क है। तो ये किस में आते हैं? सॉरी, तो अर्थक्वेक किस में आता है? नेचुरल प्रोसेस में आता है, चाहे अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, साइक्लोन हो, जहाँ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है नेचर पे। Timber industry is which type of industry? Timber industry is wood industry and तो timber industry किस में आती है? I think it should be primary industry. Timber industry किस में आएगी? Primary industry में आती है. Then next is buying and selling of goods within geographical limits of the country is known as, ये तो हमें बहुत अच्छी तरह definition याद है, buying and selling of goods within geographical limits of the country. We all know that is a internal trade. और अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ और मैं लिख दूँ कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, तो फिर वो हो जाएगा एक्सटर्नल ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड. Come to question number 18. Question number 18 says planting, sampling and plants is related to what type of industry?
तो आप क्या कर रहे हैं, सैम्पलिंग्स प्लांट कर रहे हैं, मतलब आप रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं और भी ज़्यादा प्लांट जनरेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो ये कौन सी इंडस्ट्री है, तो दैट इज़ द जेनेटिक इंडस्ट्री। हम कर चुके हैं, इसके बारे में डिटेल हम पढ़ चुके हैं। इनकम टू क्वेश्चन नंबर 19, फिशिंग इज दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। फिशिंग भी आपकी कौन सी इंडस्ट्री है, प्राइमरी इंडस्ट्री है, क्योंकि सेकेंडरी इंडस्ट्री में तो आप क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको आप चेंज करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में। फिशिंग एक प्राइमरी इंडस्ट्री हो। इनकम टू क्वेश्चन नंबर 20, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। और बिजनेस रिस्क क्यों नहीं अराइज होता, इनमें से कौन सा रीजन है, चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, गुड मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ डिसऑनेस्टी, पावर फेलियर। तो इन सब से तो होता ही है रिस्क में। तो नेचुरल बात है, गुड मैनेजमेंट से कोई बिजनेस रिस्क नहीं होता। आप अच्छी मैनेजमेंट करेंगे तो बिजनेस को किस तरह का रिस्क है, बिजनेस तो उल्टा प्रॉफिट में ही जाएगा। तो यहाँ का जो आपका आंसर रहेगा दैट इज गुड मैनेजमेंट। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल। Then come to next question number 21. Sudden rise in the cost of operation is a cost related to which type of business? एकदम कॉस्ट ऑफ जो आप बना रहे हैं, सपोज आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, एकदम उसकी कॉस्ट में इंक्रीज हो जाता है, तो ये किस तरह का बिजनेस रिस्क है, क्या ये ह्यूमन रिस्क है, टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट है, नेचुरल कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट है, तो ये है इकोनॉमिक कॉस्ट। तो किसी भी वजह से अगर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हो जाता है, दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक कॉस्ट, राइट। Then next is, out of the following name the trade in which goods are first imported and then exported। ये तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले इंपोर्ट करना है और फिर इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना दैट इज अनरिपोर्टेड, और मैंने आपको बताया भी है इसको हम री एक्सपोर्ट ट्रेड भी बोलते हैं। Come to next question. Next question number 23 says which of the following cannot be classified as genetic industry। हम इसमें से जेनेटिक इंडस्ट्री कौन सी नहीं मानते हैं, कौन सी नहीं होती है। जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स में हेल्प करती है। तो इनमें से कौन सी इंडस्ट्री, पोल्ट्री फॉर्म मैंने आपको बताया था, प्लांटेशन भी है, एनिमल हस्बेंड्री भी है, माइनिंग इंडस्ट्री कुछ रिप्रोडक्शन थोड़ी कर रही है माइनिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे तो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स। तो ये तो जेनेटिक इंडस्ट्री नहीं है, ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आती है, राइट। देन which of the following is the example of business uncertainties? Question number 24. बिजनेस अनसर्टेनिटीज का कौन सा एग्जाम्पल है, तो अर्थक्वेक, ड्रॉट, स्नोफॉल, ये सब नेचुरल कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमें रिस्क हो सकता है। अगर बिजनेस अनसर्टेनिटीज खोले तो चेंज इन प्राइस, एकदम प्राइसेस चेंज हो जाएंगी जो कि एक अनसर्टेन थिंग है और इसकी वजह से बिजनेस रिस्क में जा सकता है। Then come to question number 25. Which of the following is not a feature of business? अब बिजनेस के कौन सा फीचर नहीं है, production or procurement of goods and services, dealing in goods and services on regular basis, certainty of return and profit earning। तो we know that प्रोडक्शन तो होगा ही बिजनेस का, रेगुलर बेसिस तो मेन इसकी करेक्टरिस्टिक थी, तो इसको तो हम कभी भी बोल ही नहीं सकते। देन प्रॉफिट अर्निंग तो रहेगा ही, बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट तो मान के ही चलेंगे। देन सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न तो आप कभी एज्यूम कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि बिजनेस में रहता है रिस्क, और वहाँ पर आप ये कहेंगे कि आपको रिटर्न पक्का इतना ही मिलने वाले हैं, तो फिर आप गलत पे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपकी जो एक करेक्टरिस्टिक होती है वो होती है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, तो ये करेक्टरिस्टिक नहीं है बिजनेस की। Come to next question number 26. Transportation remove the hindrances of the following in the trading activities। ट्रांसपोर्टेशन कौन से hindrances को दूर करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन नेचुरली प्लेस को hindrances को दूर करता है, क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपकी चीज़ों को पहुँचाता है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल देते हैं कि जो टी है वो तो आसाम में प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो डिफरेंट प्लेस पे यूज़ होती है इन द कंट्री, तो एट दैट टाइम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। रिस्क को कौन कवर करता था, इंश्योरेंस। याद करो, इस इंश्योरेंस रिस्क की जो हिंड्रेंसेस दूर करता था वो इंश्योरेंस। टाइम हिंड्रेंसेस कौन दूर करता था, वेयर हाउसिंग। फाइनेंस को कौन दूर करता था, बैंकिंग। ठीक, ये तो हमने पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. Poor workmanship and carelessness may cause spoilage of the resources and bring losses to the business in which of the following it can be included। poor workmanship, poor काम हो रहा है और carelessness है, वर्कर जो है बिल्कुल careless है अबाउट द वर्क, तो ये किस में आएगा, तो ये हमें पता ही है, ये अगर रिस्क होगा तो ये ह्यूमन प्रोसेस में आएगा, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो ह्यूमन है, तो ये ह्यूमन प्रोसेस में आएगा।
Now coming to question number 28. Mr. Naresh is a businessman incurred some financial loss due to dishonesty of workers. यहीं से मुझे पता चल गया dishonesty of workers. Workers are human being. तो ये जो dishonesty of workers का जो ये रहेगा वो क्या रहेगा human beings रहेगा इसका. Next, banking is which type of industry? We all know that. This is tertiary industry. क्योंकि ये क्या करती है ये कुछ प्रोड्यूस नहीं करी लेकिन ये बाकी की इंडस्ट्री को चलने में हेल्प करती है स्मूथली से. क्वेश्चन नंबर 30. बैड डेट्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ डेटर्स आएगा बेटा. यहाँ पे ये गलती से डेट्स हो गया तो डेट्स हटा देंगे तो यहाँ पे आएगा बैड डेट्स ड्यू टू नॉन पेमेंट बाय द डेटर्स. ठीक है ऑफ डेट्स हटा देंगे ये एक गलती से हो गया. By debtor is an example of which type of risk? That is a human risk because it is done by a human. That is why it is a human risk. The question number 31. Risk is the result of the following: certainty, naturally no. Uncertainties, yes, uncertainty की वजह से रिस्क है. हमें पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. पता होता तो फिर किस तरह का रिस्क होगा. ठीक है. Then question number 32. Which of the following creates form utility? फॉर्म यूटिलिटी. हमने बहुत सी यूटिलिटी पढ़ी. फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, देन हमने टाइम यूटिलिटी पढ़ी थी. ठीक ना. तो इसमें से फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी का मतलब ये होता है जो फॉर्म को चेंज कर देता है. मतलब एक प्रोडक्ट की को चेंज कर देता है दूसरे प्रोडक्ट में. या फिर अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो जो रॉ मटेरियल को चेंज करता है फिनिश प्रोडक्ट में. तो इसका मतलब उसने फॉर्म यूटिलिटी की. तो फॉर्म यूटिलिटी कौन कर रहा है यहाँ पर? इंडस्ट्री करती है. इंडस्ट्री क्या करती है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देती है टू द फिनिश प्रोडक्ट में. तो यहाँ पर फॉर्म ही चेंज हो जाता है एक चीज़ का. चलिए क्वेश्चन नंबर 33. द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स. यहीं से पता चल गया इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स. दूसरों के लिए काम कर रहे हैं और रेम्यूनरेशन भी ले रहे हैं. ठीक है. या सैलरी ले रहे हैं. तो वो कौन सी चीज़ है? वो तो एम्प्लॉयमेंट है. इट्स वेरी इजी. देन कम टू नेक्स्ट. Name the following activity. Gurpreet, a chartered accountant working as a finance manager in National Heavy Chemicals Limited. He is a chartered accountant. He is working as a finance manager in National. जो भी है लिमिटेड इसमें ये एज ए फाइनेंस मैनेजर वर्क कर रहा है. फाइनेंस मैनेजर ये वर्क कर रहा है तो इसका मतलब ये एम्प्लॉयमेंट है. सपोज ये सिर्फ एक चार्टेड अकाउंटेंट होता और इसका अपना का ऑफिस होता तो ये प्रोफेशन में होता. लेकिन ये किसी के अंडर वर्क कर रहा है तो फिर ये एम्प्लॉयमेंट में चला जाएगा. क्वेश्चन में 35. विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क. अभी मैंने आपको बताया हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क को कौन दूर करता है? इंश्योरेंस. इंश्योरेंस क्या कर रहा है? हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क को दूर करता है. राइट. अच्छा. एडवर्टीजमेंट हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज को दूर करता है. ट्रांसपोर्टेशन हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस को. वेयर हाउसिंग हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम को दूर करता है. राइट. चलो क्वेश्चन में 36. ABC Limited open up a new branch in Kochi. Which of the following organization objective is fulfilled? एक कंपनी है ABC Limited. उसने अपनी एक नई ब्रांच खोली कोची में. तो वो उसने एक और ब्रांच खोली तो क्या वो अपने प्रॉफिट को फुलफिल कर रहा है? ग्रोथ को या सर्वाइवल को? नेचुरली इट इज़ अ ग्रोथ क्योंकि अब इसकी ग्रोथ हो गई है. इसकी एक और ब्रांच खुल गई है तो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ. स्ट्राइक्स कम अंडर विच टाइप ऑफ रिस्क? नेचुरली स्ट्राइक कौन करता है? ह्यूमन ही करता है तो ये तो एक ह्यूमन को इसमें आ जाएगा. नेक्स्ट इज अक्षय एंजॉयज टीचिंग ऑर्फन्स इन हिज फ्री टाइम. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. क्या वो पैसों के लिए काम कर रहे हैं? नो, वो पैसों के लिए काम नहीं कर रहे. तो इट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि पैसों के लिए काम नहीं होगा. यहाँ पर बोथ ए एंड बी होना चाहिए था. ठीक है. वैसे भी मैं इससे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि हमें पता है इसका आंसर है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्वेश्चन में 39. विच एक्टिविटी रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस. ये मैंने अभी आपको बताया क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंसेस ऑफ फॉर्म, हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज, हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क. तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे आपको. तो हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस को कौन दूर करता है? दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. और हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम होता तो वेयर हाउसिंग. ठीक है. चलो. Then, industry in which a product passes through various stages to become a final product. चलिए इसका मतलब ये फिर से इंडस्ट्री पे पहुंच गया. इंडस्ट्री जो कि डिफरेंट स्टेजेस को दूर पार करती है और फिर जाके एक प्रोडक्ट बनता है तो वो कौन सी इंडस्ट्री है? तो वो कौन सी इंडस्ट्री है? प्रोसेसिंग. क्योंकि एक प्रोसेस में काम करती है पहले 1 स्टेप, फिर 2nd स्टेप, 3rd स्टेप.
छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, सपोज एक शर्ट को स्टिच करना है तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, टेक्सटाइल को, जो भी आपके कपड़े होते हैं तो उसको, जो भी कपड़ा होता है उसको काटते हैं, फिर देन स्टिच करते हैं उसको, एज अ शर्ट स्टिच करते हैं, फिर उस पर एक्सेसरीज लगाते हैं, बटन वगैरह। तो इसमें हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप काम किया। तो मतलब जिस काम को करने के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, पहले के बिना दूसरा काम नहीं हो सकता, तो उसी को हम प्रोसेस बोलते हैं। और जो ऐसे काम करते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मतलब जो प्रोडक्ट बनाने में इस प्रोसेस को यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इस क्लास बस क्वेश्चन नंबर 40 तक ही हम लोगों ने किया। अगर आपको लगा कि इससे आपको नॉलेज में कुछ इंक्रीज हुआ या कुछ फ़ायदा हुआ तो आप प्लीज़ इसको मुझे बताइएगा इस बारे में, तो मैं कोशिश करूँगी मैं और ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ। बाकी क्वेश्चंस वर वेरी सिंपल बिकॉज यू नो द चैप्टर 1 इज़ वेरी इजी। क्वेश्चन तो उसके बहुत ईजी है, मुझे पता है आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आए होंगे, राइट। चलिए कोई नहीं, अब हम करेंगे नेक्स्ट, जब हम लेके चलेंगे आई विल ट्राई कि मैं कुछ केस स्टडीज़ भी आपके लिए लेकर आऊँ, बट देखते हैं केस स्टडीज़ भी लेके आएंगे चैप्टर 1 की, और उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 के MCQs भी करना स्टार्ट करेंगे, राइट। अगर पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर करना, एंड अगर मुझे आपने लाइक किया, मुझे लगा कि आपको पसंद आई, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे लेके आएंगे। एंड अभी फ़िलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग।